हेलो एवरीवन, दिस इज एकांश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यानी कि चीट शीट के बारे में। इस चैप्टर में हमें कई सारे सॉलिड शेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फेयर, क्यूब और स्फेयर। इन सभी के लिए हमें सरफेस एरियाज और वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। सिलेंडर के लिए सबसे पहला जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr_h, जहां पर h का मतलब है सिलेंडर की हाइट और r का मतलब है बेस का रेडियस। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं πr²h। सेकेंड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम 2 इंटू LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH प्लस HL का यूज करते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम L इंटू बी इंटू एच का यूज करते हैं। सिमिलरली कोन कोन के लिए कुछ हाइट होती है जिसे हम h से लिखते हैं, और इसकी कुछ स्लैंट हाइट होती है जिसे हम L से लिखते हैं, और बेस का जो सर्कल है उसका रेडियस होता है r। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम पाई आर एल का यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो पाई आर एल प्लस आर का यूज करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में तुम्हें दो वैल्यू दी हुई है, सपोज आर या एच दिया हुआ है, तो हम एल निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसकी हेल्प से अगर हमें कोई भी दो चीजें गिवन है तो हम तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। थर्ड है स्फेयर। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। स्फेयर के केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, इसको हम लोग केवल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ए जो है वो इस क्यूब की साइड की लेंथ है, यानी कि एज है, और वॉल्यूम के लिए हम ए क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है, मतलब आधा होता है। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम 2πr² का यूज करते हैं, और वॉल्यूम के लिए 2/3 πr³ का यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो जिन पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन planned a birthday cap for his younger sister and his friends. They decided to make some birthday caps by themselves and to buy a cake from a bakery shop. For these two items, they decided to the following dimensions. केक सिलेंड्रिकल शेप का होगा और उसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर का होगा और हाइट 14 सेंटीमीटर का होगा। कैप के लिए बात करें तो कैप का शेप कोन होता है, उसका सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस का मतलब है तो नीचे जो सर्कल बनता है उसका पेरीमीटर या फिर उसकी बाउंड्री टोटल 44 सेंटीमीटर है। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू मेक 4 सच कैप्स, यानी कि ऐसे ही 4 कैप्स बनाने के लिए कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है, यानी कि इस केस में हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर एल। तो इस केस में ना ही हमें आर पता है और ना ही एल पता है, तो सबसे पहले हम आर और एल को कैलकुलेट करेंगे। देखो सरकमफेरेंस जो होता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr सर्कल के लिए। तो 2πr हमें गिवन है 44, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अभी हमें एल कैलकुलेट करना है। तो कोन के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। यहाँ पर एच की वैल्यू हमें गिवन है 24 और आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 7 सेंटीमीटर। दोनों को इसमें रख देंगे तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। देन इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। देन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 625, और इसका रूट करने पर हमें एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब हमारे पास दोनों अवेलेबल है, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। दोनों को हम कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रख देंगे पाई आर एल में, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आया है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये एक कैप का है, हमें 4 सच कैप्स का निकालना है। तो इसको हम 4 से इंटू कर देंगे, दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। द बेकरी शॉप सेल्स केक्स बाय वेट 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, etc. To have the required dimension, how much cake should they order? If 650 centimeter cube equals to 100 gram of cake.
यानी कि हमें बताना है कि अगर बेकरी शॉप जो केक सेल कर रहा है वो वेट के हिसाब से सेल करता है, 0.5 केजी का, 1 केजी का और 1.5 केजी का। सो यहाँ पर 650 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो हमें दिया हुआ है 100 ग्राम। केक के डायमेंशंस हमें गिवन थे कि केक की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई 14। यहाँ से 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा 6336 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि केक का पूरा वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना। 650 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 100 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट हो जाएगा वो 100/650 हो जाएगा। जब भी हम 1 का कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। सो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो गया। अब हमें निकालना है 6336 सेंटीमीटर क्यूब का वेट। सो हम इस 1 के जो हमें 1 का मिला है उससे हम 6336 को इंटू कर देंगे, तो मिलेगा 100 इंटू 6336 अपॉन 650। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 974.76 ग्राम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 केजी के इक्वल है। सो केक का जो वेट होगा वो 1 केजी हो जाएगा। सो एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया केक का, उसके बाद हमें दिया हुआ था कि इतने वॉल्यूम का जो वेट है वो 100 ग्राम है। फिर हमने 1 का कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने 6336 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स इज 1:8, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यानी कि स्फेयर्स के जो वॉल्यूम का रेशियो में गिवन है 1:8, यानी कि 1/8। तो इसको हम लिख सकते हैं रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर। वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे भी सेम लिखेंगे क्योंकि दोनों स्फेयर अलग अलग है, इसलिए हमने एक का स्मॉल आर से लिखा है रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस कैपिटल आर से लिख दिया। ये किसके इक्वल गिवन है, 1/8 के। यहाँ से बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हमें केवल मिलेगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1/8। उसके बाद हमें क्यूब को हटाना है तो हम क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, तो हमें आर अपॉन आर मिल जाएगा 1/2। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर हम ऊपर लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर हम नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। देन इसके बाद हम बाकी चीजें कैंसिल आउट कर देंगे, में केवल मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अभी हमने आर अपॉन आर कैलकुलेट किया था जो कि 1/2 था, इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा, यानी कि जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो 1:4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सपोज हमारे पास एक यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर सरमाउंटेड है, यानी कि रखा हुआ है एक राइट सर्कुलर कोन। यानी कि कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा जिसमें नीचे हेमिस्फीयर होगा और उसके ऊपर एक कोन रखा होगा। अब हमें कोन की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे टॉय का वॉल्यूम। तो इसमें दो शेप्स हैं, एक तो कोन है और एक स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम स्मॉल आर दोनों में ही लिख दे रहे हैं ना। हम दोनों में से कॉमन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दोनों में 1/3 कॉमन है, इसको बाहर लिख सकते हैं। पाई दोनों में आ रहा है और आर स्क्वायर दोनों में ही आ रहा है, तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा h प्लस 2r। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। इसके सेकंड मेथड में हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम कोन का निकाल लें, उसके बाद हेमिस्फेयर का कैलकुलेट कर लें, उसके बाद दोनों को ऐड कर दें। बट ये मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। सो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर h की वैल्यू और r की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 528/21 और डिवाइड करने 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है इस टॉय का वॉल्यूम। इसी के साथ ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जिसमें एक सिलेंडर से हम दो स्फेयर्स को काट कर निकाल ले रहे हैं, स्कूपिंग आउट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है इस पूरे आर्टिकल का। कॉम्बिनेशन है इसमें, एक सिलेंडर है और ऊपर नीचे दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। सिलेंडर का हम CSA कैलकुलेट करेंगे और हेमिस्फेयर का भी CSA कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। सो हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल जो है वो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो हमें 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे आर्टिकल का एरिया मिल जाएगा।
अब ये क्वेश्चन देखो, स्नेहा हैड 2 cubical boxes to make a big box out of it. Each of side 4 centimeters. She joined both boxes end to end. Then show that the surface area of resulting box is 160 centimeter square. यानी कि 2 cubical boxes हैं, क्यूब शेप के बॉक्स हैं, उन दोनों को हमने आपस में इस तरीके से जोड़ दिया। एक की साइड जो है 4 है, दूसरे की भी 4 है, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड का शेप बनेगा। अब ये क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 4 + 4 पूरा मिलाकर यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो 4 होगी और ब्रेथ भी 4 होगी। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2 LB + BH + HL वाला। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, L को, B को और H को, तो हमें मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, इसको तुम अपने आप ट्राई करना। इसको करना कैसे है ये देख लो। जैसे कि यहाँ पर एक टेंट दिया हुआ है, ठीक है, टेंट का शेप दिया हुआ है जिसमें नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर एक कोन है। तुम्हें टेंट की हाइट दी हुई है 8.25 मीटर, जिसका बेस का डायमीटर है 30 मीटर। अब यहाँ पर सिलेंडर की हाइट होगी 5.5 मीटर। अब जब इसमें से हम 8.25 में से 5.5 माइनस कर देंगे तो हमें कोन की हाइट मिल जाएगी जो कि होगी 2.75 मीटर। इसके बाद हम इन दोनों की हेल्प से L निकाल लेंगे यानी कि स्लैंट हाइट। फॉर्मूला यूज करेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें R और H की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम का एरिया निकालेंगे। तुम्हें निकालना है कि कितना लेंथ हमें चाहिए होगा कैनवास का टेंट को बनाने के लिए, अगर उसका ब्रेथ हमें दिया हुआ 1.5। दोनों का एरिया, टेंट का एरिया और कैनवास का एरिया सेम होना चाहिए। तो देखो टेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम CSA निकालेंगे सिलेंडर का और CSA निकालेंगे कोन का और दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैनवास का एरिया निकालेंगे। कैनवास का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कैनवास जो है वो रेक्टेंगल शेप में होगा, जो भी क्लॉथ होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो उसका एरिया निकालेंगे हम लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो वो हमें मिलेगा 1.5 इंटू लेंथ। हमें लेंथ नहीं पता है, तो जो भी हमारा एरिया आएगा पहले वाले केस से उसको हम लोग इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे लेंथ के लिए, तो हमें आंसर मिल जाएगा लेंथ का। अब अगर इसी क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया होता कि कितना कॉस्ट निकालना है, तो उसमें हम क्या करते, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में रेट दिया होता है, अगर हमें कॉस्ट निकालना होता है तो रेट दिया होता है और रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से करना है कॉस्ट वाले क्वेश्चंस को। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है जिनको तुम ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और यूज होते हैं। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू पायर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए इसी के साथ हम देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर हम 2 रेडियस बनाते हैं तो उसके अंदर जो एरिया कवर होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये जो एरिया है इसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं क्योंकि ये छोटा है, और बचा हुआ जो ऊपर का सारा पार्ट है उसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। सो इस फॉर्मूले से हम बेसिकली, सो यहाँ पर भी एक एंगल बनता है और इसके अंदर भी एंगल बनता है, तो जो भी हमें जिस भी सेक्टर का एरिया निकालना होता है उसका एंगल हम यहाँ पर रख देते हैं। सो अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम ये एंगल रख देंगे यानी कि थीटा रख देंगे, और अगर हमें ऊपर का निकालना है तो हम ऊपर का एंगल रख देंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो पहले हम माइनर का निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर लेते हैं। यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और हमने इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब कॉर्ड के अंदर का जो एरिया होता है इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं क्योंकि ये छोटा है। उसके ऊपर का जितना भी एरिया है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। सो अब इस माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर जो ट्राइंगल बन रहा होता है ये वाला, इस ट्राइंगल को हमें माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिलता है। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इसी के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम a इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें लेंथ ऑफ आर्क भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। साथ में हमें 2 और फॉर्मूले याद करने हैं जो कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr। सो अब सेक्टर के अंदर की जो आर्क होती है यानी कि जो बाउंड्री होती है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं, और बचा हुआ जितना भी ऊपर की आर्क है यानी कि बाउंड्री है सर्कल की उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। सो माइनर आर्क के लिए हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेजर आर्क का कैलकुलेट करने के लिए हम सर्कल के सर्कमफेरेंस से माइनस कर सकते हैं।
सो ये इस चैप्टर के कुछ बहुत बेसिक से फॉर्मूले थे। अब आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब मिनट हैंड जो है क्लॉक की, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस मिनट हैंड के थ्रू 35 मिनट्स में कितना एरिया कवर होगा। अब सपोज हमारी जो मिनट हैंड है उसने 12 से स्टार्ट किया है। अगर 12 से स्टार्ट किया तो 35 मिनट्स कब पूरे होंगे, जब ये 7 पे आ जाएगी। तो अब ये कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 12 से 7 पे आने तक। तो देखो, जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है और यहाँ पर टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो अगर हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 30 डिग्री। यानी कि ये जो इतना एक पार्ट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और हमारे पास 7 तक टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो 30 इंटू 7 होगा, यानी कि 210 डिग्री हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जो एक पार्ट का एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। अब हम एरिया निकालेंगे सेक्टर का। सो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 18 इंटू 18, 210 अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना है, 210 डिग्री, जो कि हमारा एंगल आया था। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसको अपने आप ट्राई करना, जिसमें मिनट हैंड की जो लेंथ दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया यहाँ पर स्वेप्ट होगा बाय द मिनट हैंड जब वो 7:05 से लेकर 7:40 पे आ जा रही है। यानी कि 1 से स्टार्ट कर रही है और 8 पर आ जा रही है। हम यहाँ केवल मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने केवल मिनट हैंड को ड्रॉ किया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। AB is a chord of circle centered at O such that angle AOB is equal to 60 degree. If OA is equal to 14 centimeter, then find the area of minor segment. So यहाँ पर दो रेडियस हमें बनाने हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है AOB का वो 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। अब OA की लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और इसकी सारी साइड्स 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो देखो, हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सेक्टर के एरिया से। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू 60 है, पुट कर देंगे तो हमें एरिया कैलकुलेट करने पर मिल जाएगा। अभी हमारा एरिया आ चुका है सेक्टर का। देन उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है √3/4 A स्क्वायर। ए की वैल्यू में 14 गिवन है, इसमें पुट कर देंगे तो √3/4 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14, दैट इज कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 84.77 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू हमें 1.73 पुट करनी है। तो अब हमारे पास दोनों का एरिया आ चुका है, सेक्टर का भी और ट्राइंगल का भी। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस है 132 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास आर होना चाहिए, यानी कि रेडियस होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो ये हमको ऑलरेडी गिवन है 132। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी 21। अब क्या करना है, इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है आर की जगह पर, और थीटा हमारे पास 60 गिवन है। सो इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चैप्टर की कुछ और क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, इसे भी तुम ट्राई कर सकते हो। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना और उसके करस्पॉन्डिंग एक सही डायग्राम ड्रॉ करना। सो इस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ किसी चीज को देखते हैं, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है किसी चीज को ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने से बनता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30। On moving a distance of 20 meter toward the foot of the tower, the angle of elevation increases to 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले इसमें हम एक टावर ड्रॉ करते हैं ए बी। सपोज हमारा ये एक टावर है जिसकी हाइट है h, क्योंकि इसकी हाइट हमें नहीं गिवन है। इसके बाद किसी पॉइंट से जो कि ग्राउंड पर है, इससे जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि ए पॉइंट को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से हम 20 मीटर आगे की तरफ मूव कर आए हैं, यानी कि सी पर आ गए हैं। अब जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी। सो मान लेते हैं कि टावर की हाइट h मीटर है।
देन इसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में बी सी जो लेंथ है उसे हम एक्स मान लेते हैं। हमारे पास एच है और एक्स है जो कि परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों टैन के फॉर्मूले में आते हैं, इसलिए हम टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टैन 60 यहाँ पर लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, हाइट है यानी कि एच, और बेस है सी बी यानी कि एक्स। इसके बाद हम टैन 60 की वैल्यू रखेंगे, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा एच अपॉन √3। इसी तरीके से हम बड़े वाले ट्राइंगल में यानी कि ए डी बी वाले ट्राइंगल में जब tan 30 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बना हुआ है, इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर है h और बेस जो है वो 20 प्लस एक्स पूरा मिलाकर है, यानी कि h अपॉन 20 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3। उसके बाद हम यहाँ से h कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3 मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स। अब देखो, अभी हमने x ऊपर कैलकुलेट किया था h/√3। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, रूट 1/√3 20 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h। √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें मिलेगा 20/√3 प्लस h/3 इज इक्वल टू h। यहाँ से जब हम h कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 10√3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हाइट है टावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फिगर ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। A man standing on its top observed two cars on the opposite sides of tower with angles of depression 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two cars. तो देखो, हमारे पास एक कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट से हम दो कार को देख रहे हैं, या फिर किसी ऊंचाई से हम लोग एक पॉइंट ए से दो कारों को देख रहे हैं। एक कार हमारी सपोज सी है और एक कार डी है। अब सी को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। डिप्रेशन हमेशा इस तरीके से बनाना है, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इसके बाद इसी तरीके से डी के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। अब अगर हम ए सी और डी को ज्वाइन कर दे तो हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, और बीच में हमारा ये एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, ए बी। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है दोनों कार्ड्स के बीच में, यानी कि सी और डी के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। अब इस ट्राइंगल पे जो एंगल सी होगा वो 30 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पर ये एंगल्स आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल डी 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमें बेस निकालना है पहले ट्राइंगल में, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो वापस से हम tan का यूज करेंगे। तो tan 30 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 50 है और बेस हमें नहीं पता है, तो हम इसको बी सी ही रहने देंगे। सो इस केस में हमारा जो बेस आएगा वो आएगा 50√3। इसी तरीके से हम इस वाले ट्राइंगल में tan 45 अप्लाई करेंगे तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, दैट इज 50 अपॉन बी डी, और बी डी कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 50। इसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 50√3 प्लस 50, टोटल आंसर मिलेगा 50। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस √3। सो ये दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल है, सपोज ये हमारा पेडेस्टल है, और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं पता है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, और इसे हम मान लेते हैं कि एच है। नाउ अब पेडेस्टल का जो टॉप है यानी कि ये पॉइंट है, इसे हम सी लिख सकते हैं। सो नीचे से इस पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। ऐसे ही हमारे पास जो स्टैचू लगा हुआ है, इस स्टैचू के ऊपर यानी कि टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। सो हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसका बेस कितना होगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी। सो अगर ट्राइंगल हम देखें ए बी सी वाला, इस ट्राइंगल में एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट है सी बी जो कि एच है, और हम बेस कैलकुलेट करना है, तो हम tan 45 अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी h मीटर। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं जो कि है ए डी बी। अब इस ट्राइंगल में वापस से हम tan 60 अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो हाइट है यानी कि जो टोटल परपेंडिकुलर है वो 1.6 प्लस h है, यानी कि पूरा मिलाकर है। इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे बेस दैट इज ए बी जो कि h है। वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो h की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 2.19 मीटर, यानी कि ये हाइट हो जाएगी पेडेस्टल की। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि एक टावर है, सपोज हमारे पास ये एक टावर, इसका नाम हमने लग दिया ए बी,
अब इसके जो टॉप है और ग्राउंड से जो एक एंगल बन रहा है, यानी कि ग्राउंड से अगर हम इसको देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और जो पॉइंट है वो टावर के फुट से, यानी कि टावर के नीचे से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ये डिस्टेंस 30 मीटर है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो टैन हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है और बेस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30 मीटर। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 10√3 मीटर। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। सपोज ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। इसके बाद इसी के सामने एक केबल टावर लगा हुआ है। इस केबल टावर को देखा जा रहा है, तो जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि जब हम इसके फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। और जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इसके टॉप वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ केबल टावर क्या होगी। तो पहले यहाँ पर हमें ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में टैन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब टैन 60 डिग्री अप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बी सी इस वाले ट्राइंगल में और बेस है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। देन उसके बाद बी सी निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए सी इंटू √3। देन उसके बाद नीचे वाले ट्राइंगल में भी सेम काम करना है हमें। यहाँ पर भी हम टैन अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारा सी डी है और बेस हमारा ए सी है। तो tan 30 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 1/√3। उसके बाद सी डी की वैल्यू हमें पता है 7 है, क्योंकि इधर 7 है तो इधर भी 7 होगी, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर हम 7 पुट करेंगे, 7 अपॉन ए सी। उसके बाद यहाँ से ए सी कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 7√3। अब इस ए सी की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन, जब अभी हमने बी सी की वैल्यू निकाली थी, उसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू 7√3 इंटू √3, दैट इज 21 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, BC प्लस CD है, दोनों को मिलाकर है। तो 21 ऊपर का आया है और नीचे का कितना है 7। तो 21 प्लस 7 दैट इज 28 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको तुम प्रैक्टिस करना और साथ में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को स्किप मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।